Good evening, all. Good evening, all. आज हम लोग रेमेडीज के बारे में थोड़ी सा बात करेंगे। रेमेडीज को समझने से पहले मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. थैंक यू। रेमेडीज को समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा शरीर पे काम करना होगा। पहले शरीर को समझना होगा तो हमें रेमेडीज जो हैं वो आसानी से समझ आ सकती हैं। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लो। देखिए, ये वाला चित्र याद है आपको? Yes, sir. अगर हम इसको ह्यूमन बॉडी मान लें तो इसमें 5 वायुएं ये हमारी नॉलेज को एनहेंस करती हैं। अब हम इसको इलेक्ट्रोपैथी के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं अपनी बॉडी को एक सीधी खड़ी रेखा में बांटूं तो इसके 2 हिस्से बनेंगे, एक हिस्सा सीधा और एक हिस्सा उल्टे हाथ का कहलाएगा। जब भी आप किसी को ट्रीट करेंगे हमेशा कंडीशन एक जैसी ही रहती है, एक सीधा हाथ राइट हैंड साइड और दूसरी लेफ्ट साइड। Good evening, sir. क्या अब अगर हम रेमेडी की बात करें कि रेमेडी क्या है, तो रेमेडी को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझना होगा कि हमारा शरीर किस तरीके से किस पैटर्न पे काम करता है। साइंस चाहे कोई भी हो, वो शरीर को 2 खड़े हिस्सों में बांटेगी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड को हम शिव की संज्ञा, मैटर की संज्ञा दे सकते हैं और लेफ्ट साइड को हम शक्ति या फिर एनर्जी की संज्ञा दे सकते हैं। राइट साइड में लिम्फ रहता है जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है और लेफ्ट साइड में ब्लड रहता है जो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारा ब्लड जो है वो अग्नि है। अग्नि का मूल स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, जबकि शरीर में ये नीचे की ओर बह रहा है। और हमारा जो लिम्फ है वो जल का प्रतीक है। जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना और ये ऊपर की ओर बह रहा है। इसका कारण हमने ये लिया था कि प्रकृति के विपरीत होता है मनुष्य का शरीर। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमने शरीर को 2 हिस्सों में बांटा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी में 2 फंक्शनल रेमेडीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उन्हें बहुत अच्छे से गहराई से समझना है। इसलिए मैं रेमेडीज पर जाने से पहले ही उन रेमेडीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो 2 रेमेडी हैं, स्क्रोफोल्सो 1 और स्क्रोफोल्सो 2। अगर ये 2 रेमेडी हमें अच्छे से समझ आती हैं
तो बाकी रेमेडी आसानी से समझ आ जाएंगी। सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं 2 रेमेडीज में होती है। तो पहली रेमेडी मैंने बताई S1। ये जो आपकी रेमेडी है ये बेसिकली रस की रेमेडी है। और दूसरी रेमेडी है आपकी S2। ये आपकी रक्त की रेमेडी है। अब यहाँ पर रस और रक्त का क्या अर्थ हुआ? जब आपके पास कोई पेशेंट आता है रस की समस्या से ग्रसित है तो आप उसको S1 की रेमेडी देंगे। एलर्जी है इसलिए केवल जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और जब भी आपके पास कोई रक्त प्रकृति का व्यक्ति आता है आपको उसके बाद साइनस की प्रॉब्लम है आपकी। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो किस प्रकार की होती है। जैसा मैंने बताया कि रस नीचे से ऊपर की ओर चलता है तो इसकी जो रेमेडी बनेगी S1 बनेगी। पर आप जब इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे इसको बोला गया है S2 की रेमेडी। इसी तरीके से रक्त जो नीचे की ओर बहता है, कहने को ये रस की औषधि है पर काम ये करती है रक्त पे। तो यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है कि हमें S1 की रेमेडी इस्तेमाल करनी है या S2 की इस्तेमाल करनी है। तो मैटी जी ने S1 को यूनिवर्सल फार्मूला बोल दिया कि आप किसी भी रोग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप इसकी सही स्ट्रेंथ का अनुमान लगाते हैं तो ये आपके पेशेंट को कुछ घंटों में सही करने की ताकत रखती हैं, दोनों ही रेमेडियां। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में ये 2 रेमेडीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि मैं आपको रेमेडीज के बारे में बताने से पहले इन रेमेडीज को पढ़ाना चाह रहा हूं। अब यहां पे अगर हम बात करें S1 की, S1 में ये विशेष गुण है कि ये आपके बॉडी के जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, जो सॉलिड चीजें होती हैं, उनके ऊपर काम करती है। इसका मतलब यह हुआ हमारे ऑर्गन 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। जैसे प्रकृति 2 हिस्सों में बटी हुई है, पुरुष और प्रकृति, ऐसे ही हमारे ऑर्गन 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक होते हैं फॉलो ऑर्गन, खाली ऑर्गन, और एक होते हैं भरे हुए ऑर्गन। इसको हम बोलेंगे फील्ड ऑर्गन। हमारी जो पैथी है ये प्रकृति के करीब है तो इसको जिन यांग के संदर्भ में भी आप जोड़ सकते हैं, उसकी एजुकेशन भी इसमें मिला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। तो मैं इसको जिन और यांग में भी कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये जो साइड है ये यांग की साइड कहलाती है। इसी तरीके से जब लेफ्ट की हम बात करते हैं तो ये आपकी फॉलो ऑर्गन है और ये यिन साइड कहलाती है। अब इनका डिफरेंस क्या है? अगर आप प्रकृति में देखेंगे संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो ऊर्जा का सोर्स है, लेकिन वो सोर्स जो हमें मिलती है वो किसी माध्यम या मैटर के माध्यम से मिलती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह है। रक्त अगर ताकतवर है तो आपको ऊर्जा देगा, रक्त अगर कमजोर है तो ऊर्जा नहीं देगा। अगर आपको रक्त के माध्यम से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका यूटिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो यूटिलाइजेशन नहीं है तब भी रक्त का अच्छा प्रवाह भी आपको एनर्जी नहीं दे सकता। तो वो जो यूटिलाइजेशन का काम है और एलिमिनेशन का काम है, हमारे शरीर में मुख्य 3 प्रकार की क्रियाएं हैं। हम खाते हैं, हम उसको पचाते हैं और पचाने के बाद वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। तो जो फर्स्ट काम है वो S2 का काम है और जो सेकंड काम है पचाने और निकालने का वो S1 का काम है। अब यहां पर इनके अपने अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं।
जैसे जिनकी बॉडी में रस की अधिकता होती है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हें आलस, थकान ज्यादा रहती है। रोग भी जो लगते हैं रस प्रकृति के लगते हैं। ऐसे ही जो रक्त प्रकृति के रोग होते हैं, लोग होते हैं, उनमें एनर्जी हाई होती है, सुबह एक्टिव रहते हैं, शाम को ढीले पड़ जाते हैं, और इनमें रक्त संबंधी दोष अधिक होते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं। आप एक लाइन डाल लीजिए बीच में और दोनों तरफ सिम्टम्स लिख लीजिए, S1 के एक तरफ और S2 के एक तरफ। S1 जो है ये बेसिकली आपके शरीर में बलगम को पतला करने का काम करती है। S2 बलगम को गाढ़ा करती है। S1 सॉलिड ऑर्गन्स की, भरे हुए ऑर्गन की, फिल्ड ऑर्गन की रेमेडी है। तो हमारे पास सॉलिड ऑर्गन कितने हैं? 6, और हॉलो ऑर्गन कितने हैं? ये भी 6 हैं। तो मैं इनके नाम साइड में शायद मैंने लिखे थे, नहीं, मैं इनके नाम लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। लीवर सॉलिड ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर इसका सहयोगी अंग है, लेकिन हॉलो ऑर्गन है। अगला हार्ट सॉलिड ऑर्गन है, इसका सहयोगी स्मॉल इंटेस्टाइन है, हॉलो ऑर्गन है। इसके बाद स्प्लीन है, फील्ड ऑर्गन है, इसका सहयोगी ऑर्गन स्टमक है। ये आपका हॉलो ऑर्गन है। स्प्लीन के बाद लंग्स आते हैं। ये आपका सॉलिड ऑर्गन माना जाता है, क्योंकि इसमें वायु भरी रहती है, हमेशा भरी रहती है। और इसका जो सहयोगी है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद किडनी आती है, और किडनी का जो हॉलो ऑर्गन है वो है यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद हम लोग लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। सर ये जो लंग्स हैं ये फील्ड ऑर्गन है? हाँ जी, ये फील्ड ऑर्गन है। जो आपका राइट साइड लिखे हैं वो फील्ड है, और जो सेकंड साइड लिखे हैं, लेफ्ट साइड लिखे हैं, वो हॉलो है। तो इनका ये रिलेशन जो है सर उसके अकॉर्डिंग है, एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग या सुजोग के बिल्कुल अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुजोग ले लीजिए, एक्यूपंक्चर ले लीजिए, ओके लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने के लिए। ओके सर। और इनकी आपसी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो सुजोग में, एक्यूप्रेशर में मिल जाएगी। जी जी, आई नो आई प्रैक्टिस सुजोग। ओके। देखिए, किसी भी विद्या में अगर कोई अच्छी चीज है और हमारे काम से कनेक्ट होती है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोपैथी का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट मैं सर यिन और यांग का है, जिसमें हॉलो और सॉलिड ऑर्गन होते हैं जी जी और रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जी। पर मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए, इसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन जो है ये आपका सॉलिड ऑर्गन है, इसके अंदर हमेशा आपके विचार चलते रहते हैं। और उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, ये हॉलो ऑर्गन है। अब इनमें इनके काम क्या है? इनके कामों की अगर हम बात करें
तो जो सॉलिड ऑर्गन है वो लगातार काम करते हैं, ये कभी खाली नहीं बैठते। ऐसे जो ऑर्गन है जो खाली नहीं बैठते, इनकी मेन रेमेडी है S1। और जो हॉलो ऑर्गन है पर्टिकुलर टाइम पे काम करते हैं, इनमें जब भी दिक्कत लगेगी तो इनकी जो मेन रेमेडी है वो है S2। जब भी आपसे पूछा जाए या आपके पास कोई पेशेंट आए कि जी मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि मुझे कौन सी रेमेडी का प्रयोग करना है, S1 का या S2 का। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। आप लोगों ने सैंडविच देखा होगा। सैंडविच में 3 चीजें होती हैं, ऊपर ब्रेड की लेयर, नीचे ब्रेड की लेयर और बीच में स्टफ। ये सैंडविच का एक प्रोसीजर होता है। अब जब भी हम ऊपर की लेयर की बात करेंगे तो वो हमेशा S1 होगी, और जब हम नीचे की लेयर की बात करेंगे तो वो भी नेगेटिव साइड पर है, इसलिए S1 की ही बात की जाएगी। लेकिन जब हम स्टफ की बात करते हैं, बीच के हिस्से की बात करते हैं, तो वहां पे मेन रेमेडी आपकी S2 रहेगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ब्रेड की, सपोज कीजिए ये ब्रेड का हिस्सा है और ये बड़ा हो गया, इसके अंदर पानी भर गया है, तो आपको क्या लगता है हम इसमें S1 का इस्तेमाल करेंगे या S2 का करेंगे? आप लोगों की क्या राय है बताइए, क्योंकि हमारी नसों में भी कई बार सूजन आ जाती है, नसें सिकुड़ जाती हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है हम इसमें S1 का इस्तेमाल करेंगे या S2 का इस्तेमाल करेंगे? सर दोबारा रिपीट करेंगे क्या? देखिए S1 का मैंने आपको ये बताया कि सपोज जैसे सैंडविच होता है, ऊपर की एक लेयर होती है, नीचे की एक लेयर होती है, तो जब भी हम लेयर की बात करेंगे तो हम S1 का इस्तेमाल करेंगे, और जो बीच का स्टफ है, बीच का जो सामान है, उसके लिए हम S2 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके राइट साइड ऑर्गन कहला सकते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड ऑर्गन कहला सकता है, हॉलो ऑर्गन कहला सकता है। अब अगर सपोज कीजिए S1 में ग्रोथ हो जाती है ड्यू टू रस बिकॉज क्योंकि इसमें सूजन आ गई है, तो आप यहाँ पे S1 का इस्तेमाल करेंगे या S2 का इस्तेमाल करेंगे? सर S2 का। यहाँ पे हम यही गलती करते हैं। ये मेन रेमेडी आपकी, जब मैंने बोला स्पेशली रस भी बोला, तो जहां पे रस शब्द आया वहां आपकी S1 ही इस्तेमाल होगी। डजेंट मैटर वो नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, वो हमारा सेकेंडरी मैटर होगा, पर मेन रेमेडी आपकी S1 ही रहेगी। क्लियर है जी? बताइए। अब यहाँ पे ये जो लेयर है ये पहले की तुलना में बिल्कुल बारीक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बिल्कुल सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम S1 का इस्तेमाल करेंगे या S2 का इस्तेमाल करेंगे? S1 ही करेंगे सर। आयशा जी क्या बोला आपने? S2 सर। जी, यहाँ पर आप S1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और S2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। S1 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सिकुड़ी हुई है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव फॉर्म में, हाईली नेगेटिव फॉर्म में। आपने कल पूछा था ना हायर डाइल्यूशंस में कब जाते हैं, वो इस कंडीशन में जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी S2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब ये सूजी हुई है, आप इसमें भी S2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त जैसे ही ये अपनी शेप में आए आप S2 का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। क्योंकि मैंने आपको डे 1 बताया था कि हमारी प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में समाहित है। हमें सिर्फ उनकी कंडीशन को समझना है कि हम पुरुष की तरफ जाना चाहते हैं या हम प्रकृति की तरफ जाना चाहते हैं। नॉर्मली मोटे रूप से आप इसमें S1 का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें जल तत्व को देख रहे हैं तो यहाँ पे S2 भी एक अच्छी रेमेडी हो सकती है। यहीं से हमारा डाइल्यूशंस का चुनाव शुरू होता है, इसलिए मैंने सैंडविच का एग्जांपल लिया। इसी तरीके से सेम जो हमारा स्टफ है, यदि फैल जाता है तो हम S2 का इस्तेमाल करेंगे, और यदि सिकुड़ जाता है तो हम
S1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव फॉर्म में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अब आते हैं थोड़ा सा हैबिट्स की तरफ, थोड़ा सा सिम्टम्स की तरफ, कि बॉडी हमारे क्या सिम्टम देती है। जो S1 वाले व्यक्ति होते हैं वो कठोर होते हैं, क्योंकि सारे कठोर ऑर्गन S1 की रेंज में आ रहे हैं। तो जो व्यक्ति कठोर होगा वो दूसरे से मीठा बोलेगा या कड़वा बोलेगा? बोलेगा। हाँ जी, कड़वा बोलेगा सर। कड़वा ही बोलेगा ठीक। सर। तो जब भी व्यक्ति का जब भी व्यक्ति का मुंह कड़वा हो या उसके शब्द कड़वे हों लेकिन वो सच बोलता हो, तो आप उसके लिए S1 रेमेडी का प्रयोग करेंगे प्रकृति को चेंज करने के लिए। इसी तरीके से जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का मुंह में पानी रहता हो, मुंह में मिठास या हल्की खटास रहती हो, मुंह में नमी रहती हो, वाणी मीठी हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करे पर काम ना कर पाता हो, उसको एंड पॉइंट तक नहीं ले जा पाता, तो उस व्यक्ति के लिए हम S2 का प्रयोग करते हैं। क्लियर? S1 जो है, क्योंकि ये रस की रेमेडी है और मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में फंक्शन ऑपोजिट चलते हैं, तो S1 की रेमेडी बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर विशेष प्रभाव रखती है। लेफ्ट पार्ट का मतलब क्या हुआ? बॉडी के उल्टे हाथ पर और रक्त पर। वहीं S2 जो है रक्त की रेमेडी है और ये ऑपोजिट प्रभाव के कारण रस पर यानी बॉडी के राइट साइड पर विशेष प्रभाव रखेगी। S1 हार्ड ऑर्गन्स की, फील्ड ऑर्गन्स की रेमेडी है। S2 हॉलो ऑर्गन्स की रेमेडी है। यदि आपको कभी कुछ ना समझ आए, आप रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर रिपोर्ट्स में फील्ड ऑर्गन लिखे हुए हैं, भरे हुए ऑर्गन लिखे हुए हैं, तो आपने S1 की रेमेडी का प्रयोग करना है। और यदि हॉलो ऑर्गन की बात हो रही है, जैसे गॉलब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, स्टमक ये इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे केस में आपने S2 रेमेडी का प्रयोग करना है। पर ये सैंडविच वाले फार्मूले का याद रखिएगा, कई बार ये चीजें बदल भी जाती हैं। बदलने की जो स्थिति होती है वो क्रॉनिक कंडीशन में होती है, एक्यूट कंडीशन में ये चीजें बदलती रही है। अब जो व्यक्ति कठोर है, आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज सख्त होती जाती है उसको हम टाइट करते जाते हैं। जैसे कपड़े को अगर निचोड़े तो वो पानी छोड़ने लगता है, गीले कपड़े को अगर हम निचोड़ेंगे तो पानी छोड़ेगा। अगर हम किसी चीज को पकड़ के निचोड़ेंगे, दबाएंगे तो वो पानी छोड़ेगा। सेम हमारे शरीर में, चाहे छोटे से छोटा सेल हो, चाहे कोई टिश्यू हो या ऑर्गन हो, जब भी वो हाइपर अवस्था में जाएंगे पानी को छोड़ देंगे। लाक्षणिक रूप से आंखों में पानी आना, नाक से पानी बहना, कान से पानी बहना, मुंह में पानी का बना रहना, शरीर में नमी का सा अनुभव होना, इन सब चीजों के लिए आप S1 की रेमेडी का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से शरीर में अगर पानी रुक जाए तो पानी जो है गंदला हो जाता है, थिक हो जाता है और स्मेल मारने लगता है। स्मेल कैसी होगी? हल्की मीठी। ऐसी अवस्था में S2 का प्रयोग करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो नाक से पानी बहता हो, अगर पतला पानी है तो S1 का प्रयोग करेंगे। अगर नाक थिक बहती है, गाढ़ा पानी आ रहा है, तो आप S2 का प्रयोग करेंगे। यहां एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, हमारे मुंह से दो तरीके से हमारे शरीर में जो बलगम बनता है, जब वो एक्सेस हो जाता है तो शरीर से दो तरीके से बाहर आता है, मुंह के द्वारा और नाक के द्वारा। यदि वो नाक के द्वारा बाहर आ रहा है तो आप S2 का प्रयोग करते हैं। यदि वो मुंह के द्वारा बाहर आ रहा है तो आप S1 का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट?
जी सर। चलिए सर आगे चलते हैं। सर जैसे हाँ, पैरों के तलवों में जलन होती है और यूरिन में जलन होती है, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी यूज होगी सर? देखिए यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, जी ब्लैडर सर। के थ्रू ब्लैडर में इकट्ठा होता है ना, और वहीं से लीकेज होता है या वहीं से निकलता है। जी सर। ये हॉलो ऑर्गन है या फील्ड ऑर्गन है? भरा हुआ ऑर्गन है या खाली ऑर्गन सर होता है सर यूरिनरी ब्लैडर? होलो ऑर्गन। कौन सी रेमेडी बनेगी? S2। जी गुड, S2 रेमेडी बनेगी इसकी। क्लियर है? सर जी पूरा सर। ट्रीटमेंट S1 S2 से पूरा कंप्लीट कर जाएगा सर? मैम 90% चीजों में आपकी S1 S2 ही काम कर जाती है, और अगर आप किसी भी रेमेडी के साथ S1 S2 का प्रयोग कराते हैं तो आपके पेशेंट को मात्र कुछ घंटों में आराम आ सकता है। सर लेकिन जो इसमें बताया जा हाँ जी सर जो इसमें बताया जाता है जो S2 रेमेडी है वो फीमेल रेमेडी है। जी वाकई ये फीमेल रेमेडी है सर? हाँ जी, ये फीमेल रेमेडी है, लेकिन ये काम करती है ब्लड के ऊपर। अब वो क्यों कर रही है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, S2 जो है वो आपकी रक्त की रेमेडी है। आप किताब पढ़ेंगे रक्त की रेमेडी आपको दिखाई देगी वो, पर वो बॉडी के राइट पार्ट पे काम कर रही है, और राइट पार्ट जो है वो जल तत्व है, और जल तत्व में जो अग्नि छुपी है ये उसको एक्टिवेट करती है। ओके सर। आपके पास जब पेशेंट आते हैं आप उसकी जीभ देखिए, अगर जीभ पर दांतों के निशान है तो इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर पानी भरा पड़ा है। S2 का फर्स्ट सॉल्यूशन हर 5-10 मिनट बाद पानी के रूप में उसको दीजिए। शाम होते होते उसकी बॉडी में से लगभग आधा किलो तक पानी निकल जाएगा। ओके सर। यूरिन खुल के आएगा, और अगर यूरिन ब्लॉक हो जाए तो समझ जाइए किडनी ब्लॉक है, तो फिर किडनी खोलने का उपचार करना होगा आपको। और अगर आपने ऐसा 3 से 5 दिन कर दिया, जी। वेट रिड्यूस करने के लिए जो जल तत्व से वेट बनता है, सूजन आती है, आप महीने भर के अंदर 3 से 5 किलो तक केवल S2 से वजन कम कर सकते हैं। सर ये जो आप बता रहे हैं टीथ मार्क्स जो टंग पे होते हैं, ये कई लोगों के बड़े क्रॉनिक भी होते हैं, और ये इसका इंडिकेशन होता है कि लीवर फैटी भी है या लीवर स्लगिश है। ये सिर्फ वाटर टेंशन की सिम्टम तो नहीं है सर? ये वाटर रिटेंशन के सिम्टम है सर। आप S2 का इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए। तो ये क्रॉनिक में भी काम करेगा जिसके टीथ मार्क्स है? बिल्कुल वाटर सर। जी, अच्छा, बिल्कुल काम करेगा उसके लिए। S2 चाहे 8-10 साल पुरानी प्रॉब्लम ही हो। सर कितनी प्रॉब्लम हो, देखिए बेसिकली बॉडी में क्या है, बॉडी आपकी टॉक्सिसिटी को लगातार बाहर फेंक रही है। यदि उसमें वीकनेस आ जाती है तो वो बॉडी के अंदर स्टोर करना चालू कर देती है और उसमें सूजन आती चली जाती है। यही तो S2 को निकालने का काम है मेन। ओके ओके। हाँ, तो अब गड़बड़ क्या होती है, वो गड़बड़ सुनिए क्या होती है। सपोज कीजिए पाइप है इतना और कीच है इतना, यानी इतना, तो वो उसमें निकलेगा नहीं, वो रुक जाएगा, तो यूरिन वगैरह ब्लॉक हो जाती है कुछ समय के लिए। नहीं सर, कुछ पेशेंट ऐसे यूरिन वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, हर चीज है, लेकिन बड़े लंबे समय तक टीथ मार्क्स बने हुए हैं जिसमें फेस पे थोड़े स्पॉटी ब्लैकिश भी हो जाता है साइडों में, तो इट मींस के लीवर स्लगिश है और लीवर फैटी भी है, और उसको नींद की भी प्रॉब्लम है। ये सब चीज सिम्टम देखने को मिले हैं, तो वाटर टेंशन के अलावा जो मेजर है आप सर एक काम कीजिए, पेशेंट आपके सामने रहता है या पीछे से मेडिसिन देंगे? नहीं, सामने से ही देंगे सर, देख के। सामने से देंगे ना, तो आप एक काम कीजिए, S2 का डाइल्यूशन 1 बना लीजिए, और ओके हर 5 मिनट बाद 1 चम्मच पानी में 1 बूंद S2 डाइल्यूशन 1 उसको दीजिए। पोटेंसी 1 बनानी है। पोटेंसी 1 जी ओके ओके। ठीक है, 1 चम्मच पानी में 1 बूंद उसको दीजिए और हर 5 मिनट बाद दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, यूरिन ब्लॉक हो सकता है। अगर ऐसी अवस्था हो जाए तो काली चाय पिला दीजिएगा, यूरिन खुल जाएगा। ठीक है, ब्लॉक होने से पहले पहले ये काम करना होगा आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल की क्लास में ही आप रिजल्ट बता देंगे इसका। नहीं सर, ऐसे पेशेंट आते हैं कि क्रॉनिक है, यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, लेकिन टीथ मार्क है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, और फैटी लीवर है, स्लगिश है, पूरा बॉडी भी स्लगिशली काम करते हैं, थकान रहती है, ये सब चीजें। पेशाब वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है सर? सर मैं सिर्फ एक इंडिकेशन को पकड़ के चल रहा हूँ, अच्छा, दांतों पे टीथ के मार्क हैं, बाकी कोई भी सिम्टम हो। ओके। अगर दांतों पे मार्क आया है तो इसका मतलब ये है कि शरीर में पानी रुका हुआ है।
मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो स्लगिश है या वो लिवर में भरा हुआ है टॉक्सिन्स या कहीं और है, कुछ भी नहीं, सब भूल जाइए। आपने हाँ टीथ मार सर, जी जी जी। एक चीज तो है, ग्रेजुअली वेट भी गेन कर रहा है पेशेंट, ये भी है, ये भी नोट किया मैंने। आपने सिर्फ S2 का डाइल्यूशन देना है, ओके 6 to 8 आवर्स आपके हाथ में रिजल्ट होगा। ओके सर। S2 का डाइल्यूशन 1, पोटेंसी 1। पोटेंसी 1। ओके और ध्यान रखना है कि आपने, क्योंकि नाली की सफाई बहुत प्रेशर के साथ करी है, क्योंकि S1 S2 आप बार बार दे रहे हैं, तो नाली की सफाई बहुत तेजी से शुरू होगी, तो उससे पेशेंट को यूरिन ब्लॉकेज आ सकता है। तो आप यूरिन आ सकता है ज्यादा। जी, ओके ओके, यूरिन एक्सेसिव आ सकता है। एक्सेसिव यूरिन तो आएगा लेकिन ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बंद हो जाएगा यूरिन आना उसको। तो आपने ठंडी गर्म सिकाइयों के द्वारा और काली चाय के द्वारा उसको खोलना है, अदरवाइज पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। सर हाँ। सर यूरिन ब्लॉक एक्चुअल पोस्टर ग्लैंड अलर्टमेंट से भी होता है ना सर? मैम एक्चुअली क्या होता है, देखिए शरीर में दो प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं। शरीर एक मशीन की तरह काम कर रहा है, जो कभी गर्म होती है कभी ठंडी होती है। यदि आपकी राइट नोस्ट्रिल मैक्सिमम चलती है तो आपके शरीर में हाइपरनेस बढ़ जाएगी, लक्षण सारे सूखने के आएंगे, शरीर सूखता चला जाएगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। और यदि आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है तो आपको हमेशा सूजन मिलेगी शरीर के अंदर। उसके बाद ही बाकी सारे ऑर्गन्स बिगड़ना धीरे धीरे चालू होते हैं। वो सबसे पहला जो लक्षण मिलेगा वो श्वास का मिलेगा। अब इसको हम रीड करना जानते नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। मेरा क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस, मैं इन्हीं चीजों पे काम करता आ रहा हूँ, श्वास पे, बॉडी लैंग्वेज पे, पसीने पे, मैंने इन चीजों पे बहुत काम किया है, इनको बहुत अच्छे से समझा है, तब मैं ये रेमेडी आपको बता रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका वजन आप समझिए 100 के करीब हो, 120 हो, 130 हो, आप डाइल्यूशन 1 पोटेंसी 1 दीजिए, बार बार दीजिए, शाम होते होते उसको यूरिन ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ही वो यूरिन खुलेगा उसका उसी दिन में आधा किलो से 1 किलो वजन कम होगा। ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। सर ब्लॉक होके खुलेगा सर वो? मैम आप नाली की सफाई करते हैं, नाली अंदर से बंद पड़ी होती है, ब्लॉक होती है, लेकिन नाली खुली रहती है, पानी निकलता रहता है। जब आप उसमें एसिड डालते हैं या कुछ करते हैं तो वो जो मैल है वो कट के फैल जाता है, और जब वो फैल जाता है तो वो नाली को ब्लॉक कर देता है। सेम हमारे शरीर में भी सिस्टम ऐसे ही काम करता है। नाली डेली निकल रहा है, स्टूल निकल रहा है, लेकिन जब आप उसकी सफाई के प्रोसेस को अपनाएंगे तो ब्लॉकेजेस आने के डर होते हैं। अब यहाँ हमें ब्लॉकेज खोलना आना चाहिए, सफाई मैटर नहीं, ब्लॉकेज सफाई अपने आप हो जाएगी। तो सर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते वक्त थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है पेशेंट को? जी बिल्कुल होती है, कई बार हो सकती है। अच्छा अच्छा, तो उसमें फिर काली चाय दी जाए उसको? नहीं, अगर आपको ये चीज का कॉम्प्लिकेशन का डर है तो आप पोटेंसी दिन में 4 या 5 बार दीजिए, 3 अच्छा बार दीजिए, ओके ओके, तो फिर वो धीरे धीरे साफ करेगा, जल्दी साफ नहीं करेगा। ठीक ठीक, मतलब 6-7 बार की बजाय 4 या 5 बार दें। यहाँ पे मैं आपको उसकी स्ट्रेंथ बता रहा हूँ कि S2 इस चीज की रेमेडी है, ओके ओके, और इतनी ताकत है, इतनी ताकत से शरीर की सफाई कर सकती है मात्र 1 दिन में। तो ग्रेजुअली वेट भी कम होता जाएगा अगर रेगुलर यूज करेगा तो ये जो क्रॉनिक पेशेंट की जो मैं बात कर रहा था, कितने दिन तक दे सकते हैं रेमेडी हम उसको? इसके हार्डली 2 से 3 दिन की जरूरत होती है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद आप उसकी कम कर सकते हैं। तो ये जो टीथ मार्क्स भी अपने आप गायब होने शुरू हो जाएंगे? हाँ, टीथ मार्क गायब होने शुरू होंगे लगभग आपके 22-23 दिन के बाद। ओके ओके, रेमेडी 2-3 दिन ही देनी है बस? ओके ओके। व्यक्ति के अंदर खून की कमी होती है तो L1 A3 भी चलती है साथ में। सर ये जैसे पैरों के तलवों में जलन है और यूरिन में जलन है, तो हम S2 रेमेडी अनिता जी अभी एक बार वो अभी बात कर रहे हैं, उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिए। हाँ, तो सर ये दिक्कत तो मतलब, और ये सारी जो मैं बताई थी, वेट तो ग्रेजुअली गेन हो रहा है, और नींद वगैरह की भी प्रॉब्लम है, इसमें भी आराम पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा अच्छा, आपके पास वो मैजिकल रेमेडी हैं, अगर इनका सही से इस्तेमाल सीख गए तो बाकी औषधियों की इतनी आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटीज का इस्तेमाल कीजिए। ये 7 औषधियां किसी भी प्रकार के रोग को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। ओके ओके सर, ये बहुत
मिरेकलस होगी सर फिर तो ये बहुत ज्यादा। हाँ मिरेकुलस है, आप इसका एक्सपेरिमेंट्स करिए इस पे, बहुत मजे भी आएंगे और आप देखेंगे कुछ अनोखी है ये। ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए मैंने इसको पढ़ाने से पहले ही दोनों को कवर किया है ताकि आप इसके डेप्थ को समझ सके। जी अनीता जी बोलिए। सर जैसे पैरों के तलवों में जलन है और यूरिन में जलन है, तो हमें S2 रेमेडी यूज करनी है, तो उसमें पोटेंसी कितनी देनी चाहिए सर? अगर आप यूरिनरी ब्लैडर के लिए कर रहे हैं तो आप पोटेंसी 2 या 3 का इस्तेमाल करेंगे। शुरू करिए 3 से, अगर वो आपको सूट कर जाती है तो ठीक, अगर आपको दिक्कत करती है तो आपको हाई पोटेंसी पे जाना होगा, यानी 4 पे 5 पे इस तरीके से जाना होगा, तो जहां और ये आपको सूट करती है। और ये वहीं कितने पे दिन तक सर? ये मान के चलिए जब भी हम यूरिनरी ट्रैक्ट पे काम करते हैं तो मैक्सिमम 7 डेज में रिजल्ट मिल जाते हैं। जी सर। सर ये S2 की पोटेंसी 1 की कितनी ड्रॉप डालूं, उसको देनी है एक चम्मच पानी में, कितनी नॉर्मल ड्रॉप? नॉर्मली हम एक बूंद में एक चम्मच में एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो एक डोज कितने बूंद की होगी हमारी? 2 बूंद, 2 चम्मच पानी में? नहीं, हम इसमें जैसे अगर मान लीजिए आधा कप पानी में दे रहे हैं तो अच्छा, आपने 2 to 5 ड्रॉप्स देनी है। 2 से ओके, 5 एक डोज। अकॉर्डिंग, अच्छा, एक डोज 2 to 5 अकॉर्डिंग टू वेट और एज। जी अगर आप आधा कप पानी में दे रहे हैं, अगर आप एक चम्मच में दे रहे हैं तो एक बूंद सफिशिएंट है, या एज मैटर ही नहीं करती, क्योंकि अच्छा हर 2-3 मिनट बाद 5 मिनट बाद उसको फ्रिक्वेंटली देंगे। अच्छा अच्छा, शुरू में फ्रिक्वेंटली देनी है, फिर जी 2 दिन थोड़ा दिन में 3-4 बार। हाँ जी, तो रिजल्ट आपको दूसरे तीसरे दिन दिखाई दे जाते हैं, बल्कि दूसरे दिन ही आगे पेशेंट कहेगा आराम काफी आ गया। अच्छा, अब ऐसे ही एक चीज और है, मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, वो कहता है जी मेरे को थकान रहती है, आलस रहता है, जी थाइज में दर्द रहता है, जी। पिट्ठियों में दर्द रहता है, काम करने का मन नहीं करता, नींद बहुत ज्यादा आती है, जी, सेम आप S1 के डाइल्यूशन का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, S1 का डाइल्यूशन वहाँ S1 करना है वहाँ पर। ओके। बस अब एक फर्क समझना है हमें, जिन हम्म व्यक्तियों की रस की प्रकृति है, जिनमें ऑलरेडी रस ज्यादा है, हम्म। मोटापे के पेशेंट है, पानी भरा हुआ है, उनको आप गोलियों का प्रयोग करवाइए। ये रस प्रकृति वाले के लिए S2 का यूज। जो भी आप वो कर रहे हैं, आप जी S1 जी जी का प्रयोग कर रहे हैं, जी अगर जी। पानी ज्यादा है तो गोलियां बेस्ट रहती हैं, ओके ओके और अगर शरीर सूखा हुआ है तो पानी बेस्ट रहता है। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज हमने कुछ सिम्टम करे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम फिर जो आपकी रेमेडीज हैं, रेमेडीज पार्ट पे आएंगे। अब लगभग टाइम हो चुका है, यदि किसी का कोई एक आध क्वेश्चन है तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सर वीकनेस थकवान, ये इसके लिए सर एक्चुअली S1 फर्स्ट डाइल्यूशन सर। वीकनेस के लिए हाँ जी। तुलसी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मुझे कुछ पूछना है। जी बोलिए। सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वेदर बहुत ख़राब था, 3-4 दिन से बहुत बारिश और ओले थे, तो आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू द क्लासेस क्योंकि वाईफाई भी वर्क नहीं कर रहा था और मेरा नेट भी नहीं चल रहा था। तो इन दिस केस जो अपने वीडियोस डाले हैं उनको देखने से मेरा कवर हो जाएगा जो मेरा पिछला छूट गया है? मैम लगभग कवर हो जाएगा उसी से, अगर कोई जी, चीज नहीं समझ आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में या अप टू नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके फाइन। या फिर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं राइट डाउन कर लूँ और मैं आपसे पूछ लूँ जी आपसे। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तुलसी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, सर जी, मैं ना ये कह रही थी कि मेरे को ना ये सारे सिम्पटम मेरे अंदर भी हैं, लेकिन मैंने डॉक्टरों से काफ़ी दवाइयाँ ली हैं, लेकिन मुझे तो कहीं भी आराम नहीं आता। मेरे टीथ पे इतने निशान होते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कमज़ोरी है, बस थोड़ी-सी कोई दवाई दे देते हैं मल्टीविटामिन की। तो मेरे को तो ये कम से कम 5-6 साल से मुझे कभी ठीक ही नहीं होता और मेरा वेट भी कम से कम 90 किलो हो चुका है और मेरे को बहुत दिक्कत है। टीथ पे निशान कैसे हैं? अगर ये ना टीथ पूरे दाँत के निशान आ जाते हैं, पर ये निशान ना डिज़ाइन सा बना रहता है, जैसे किसी वो मतलब चौरस-चौरस से डिज़ाइन से बन जाते हैं, साइडों में पूरी गोल जीभ हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। अच्छा, देखिए सफेद जीभ का मतलब ये है कि आपके पेट में आप कहीं ना कहीं दूध या दूध के बने प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, अ, तो आपकी बॉडी दूध कैसी बनाती है। हाँ जी। अच्छा,
ठीक है, ये और कैसी जीभ में बनाती है? मेरी लैन भी है, जीभ में मेरी फटी हुई सी लैन भी रहती है। वो अलग अलग सिम्टम अलग अलग चीजों को इंडिकेट करेंगे। अभी जो चीज आपने बोली, आप हाँ इसमें जी, S2 का सेवन करके देखिए। H2 का। जी, 2 दिन S2 पीनी है आपने और उसके बाद 3 दिन S1 पीनी है। आपकी S1 जितनी 3 समस्या है, दिन। 2 दिन हाँ जी, S2, 2 दिन हाँ जी, S2, हाँ तीन जी। दिन S1, हर 5-10 मिनट के बाद, और गोलियों के 5-10 सेवन मिनट। के रूप में, जी, गोलियों के रूप में सेवन कीजिए। विद इन 5 डेज आपको अप्रोक्सीमेटली 60-70% रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, और ये दवाई मिलेगी कहाँ से हमको? ये जो भी इलेक्ट्रोपैथ है आप वहां से ले सकते हैं। आप अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ लोनी की तरफ रहती हूँ, दिल्ली में। ओके, आप सिलमपुर में मेरा क्लिनिक है, वहां से भी दवाई ले सकते हैं। अच्छा, तो एड्रेस बता दोगे आप फिर अपना? मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। हाँ, तो मेरे को एड्रेस बता देना, मैं फिर आ जाऊंगी वहीं पर ही। हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर। ये प्रहलादपुर जो साउथ दिल्ली वाला, उसी की बात कर रहे हो ना? वहां भी आते हो आप? सर कहाँ साउथ पे? दिल्ली, प्रहलादपुर, आप जी बता रहे थे लास्ट जी टाइम। जी, प्रहलादपुर में भी हूँ, वहाँ पे मेरा मशीन का सेटअप है अच्छा अच्छा। और वहाँ पे थेरेपी दी जाती है, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं एक बार वहां मिलना भी चाहूंगा आपसे। मैं इधर रहता हूँ खानपुर में, साउथ दिल्ली। सर खानपुर तो अपोजिट पड़ेगा, प्रहलादपुर आपका इधर है बादली की तरफ। ओह, वो दूसरे प्रहलादपुर की बात कर रहे हो आप? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक साउथ दिल्ली में भी है सर, बदरपुर से पहले। अच्छा नहीं सर, मुझे उधर का नहीं पता, मैं इधर मेरा बादली की तरफ है। तो साउथ दिल्ली में आपका कहीं नहीं जाते आप? कोई नहीं साउथ क्लिनिक या नहीं कोई इलेक्ट्रोपैथ हो साउथ दिल्ली में, जैसे मैं मेडिसिन कलेक्ट कर सकूं? नहीं नहीं नहीं। साउथ दिल्ली में कोई नहीं है? अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप सिलमपुर आ जाइए। ओके 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 सर। डॉक्टर सपना, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ये सिर्फ मैं पूछना चाह रही थी पर मैं भूल गई हूँ। एक्चुअली ये लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे, आई फॉरगॉट व्हाट आई वांट टू आस्क। कुछ पूछना तो था जरूरी कुछ। हाँ सर, एक्चुअली याद आया। सर ये जो आप टीथ पे मार्किंग की बात कर रहे हैं, तो इसकी कुछ क्लियर पिक्चर या वीडियोस हो सकते हैं, मतलब है अगर तो आप शेयर कर देंगे हम लोगों को? आ, मेरे क्योंकि पास सर टीथ, पेशेंट की टंग आई हुई है, हाँ हाँ, तो मैं उसे ग्रुप में डाल दूंगा। तो टंग आप देखने की बात करें या टीथ मार्क मतलब टंग पे देखने हैं, या टीथ मतलब दांतों पे जो निशान पड़ जाते हैं उनकी बात हो रही है? जो इसमें आपके टंग पे पड़ते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने टीथ हम्म। बोला था, मैंने इसलिए थोड़ा सा जोर दिया कि टीथ पे या कहाँ पे, तो उन्होंने बोला जीभ पे। हाँ, वो मैं इसलिए कंफ्यूज कर गई बिकॉज जब हम डायग्नोस की बात करते हैं तो हम जी भी देखते हैं, दांत तो कभी देखते ही नहीं है। दांतों पे आपका जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जी। उस समय दांतों पे ओके निशान आ जाते हैं काले रंग के। ओके ओके ओके, तो सर अगर ऐसा है तो कुछ पिक्चर अगर आप शेयर कर देंगे तो हम लोग को इजी हुआ डायग्नोस में। नहीं, मैं अपने पेशेंट की पिक्चर्स वैसे शेयर नहीं करता मेरे नहीं पास। नहीं, वैसे नहीं, जैसे जीभ में हो अच्छा, तो जीभ अगर आप, शेयर कर हाँ, दूंगा। जैसे अपने जीभ का हो पिक्चर तो आप मतलब उसमें अगर ये लिखा हो कि ये लिवर का, इस लिवर का ये प्रॉब्लम है, इसमें किडनी का, तो थोड़ा सा हम लोग को समझने में इजी हो जाएगा। मैम मेरी जो साइंस है वो बहुत आप कह लीजिए इजी है, नेचुरल है, पर जी। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है वो। ओके जैसे अभी दिलशाद जी ने बहुत सारे सिम्टम बताए, मैंने कहा सारे सिम्टम छोड़ दीजिए, अगर जीभ पे दांत आ गए तो वो इन सारे सिम्टम्स को कवर कर लेगी। तो ओके, मैंने आई सिर्फ गॉट एक इट। चीज पकड़ी और उसी पे ही सारे काम हो जाएंगे हमारे, तो हमें इतना ओके डेप्थ में ओके, जाने की जरूरत नहीं है। जी मैं समझी सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं जीप की फोटो अभी शाम तक जब ये वीडियो डालूंगा तो उसके साथ जीप की फोटो भी डाल दूंगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। और गुड जो नाइट दांत सर। पे, हाँ, जो दांत के निशान बता रहे हैं, दांत पे काले रंग के निशान आ जाते हैं, जैसे मैल चढ़ गया हो दांतों के ऊपर। ये जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके अंदर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, या परमानेंट व्यक्ति को जो है स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत जोर लगा के सांस खींचनी पड़ती है, उसमें ये दांतों पे प्रॉब्लम आती है। एस्थमेटिक पेशेंट पे? एस्थमेटिक के नहीं आती। एस्थमेटिक का जो पेशेंट है उसके दांत पीले पड़ जाते हैं। सर दांतों में पीछे की साइड भी तो होते हैं ना, वो कुछ लोगों को वो जम, हाँ, वो दैट इज प्लाक। जी प्लाक। वो प्लाक जो है ब्लैक कलर का हो जाएगा, एस्थमेटिक में ये सिम्टम आएंगे, हम्म। फ्रंट में नहीं आएगा। ओके, तो मतलब सर मतलब दांतों के निशान भी इम्पोर्टेंट है, और अच्छा सर जिन लोगों के दांत मतलब अगर हेरेडिटी से पीले हैं, व्हाट अबाउट दैट? देखिए, पीले होने का मतलब है बॉडी में एसिडिटी लेवल बढ़ा हुआ है, जी। तो उनको एसिडिटी वाली चीजें छोड़कर एल्कलैनिटी वाली चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से उनको वॉमिट होगी, दस्त लगेंगे, हरे पतले दस्त होंगे, और लिवर सिरोसिस की तरफ जाएगा।
मतलब वो लिवर जो है सिकुड़ने की तरफ जाएगा। तो जी हमें उनकी बॉडी से पहले टॉक्सिसिटी रिमूव करनी होती है और बाद में फिर लिवर को उसके एक्चुअल साइज में लाने के लिए S2 और S5 का प्रयोग कराना होता है। ओके, मतलब इट्स नॉट इजी, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस के बाद ही किया जा सकता है। नहीं, इजी है ये, इनमें गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इस पेशेंट को सीधा S5 भी दे देंगे तो वो काम जी नहीं करेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। राइट सर। गुड नाइट सर, शुभ रात्रि। सर गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। वीडियो भी delete out होना चाहिए।